नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और मैं हूं सचिन। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी हुई। 300 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी नोटों की हमने देखा। अलमारियों में रखे हुए थे। नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगाई गई, लेकिन मशीन भी खराब हो गई। नोटों को ले जाने के लिए ट्रक मंगवाए गए हैं। इससे पता चलता है कि यह भ्रष्टाचार कितना बड़ा है, कितना गहरा है, कितनी जड़ में है कि नेताओं को अगर सफेद कुर्ता अगर पहन लिया तो उनको लगता है कि जो भीतर के भ्रष्टाचार के दाग हैं वो छिप जाएंगे, वो मिट जाएंगे। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि विक्टिम कार्ड जो खेला जाता था कि देखिए हमारे पीछे ईडी, हमारे पीछे इनकम टैक्स आ गया, ये उन लोगों के लिए है। सांसद जिसके घर से 300 करोड़ हुए हैं इस तरीके से बरामद की, मशीनें खराब हो गई, वहां पर बैग मंगवाने पड़े, ट्रक मंगवाने पड़े। इन नोटों को देखे जरा, तो देशवासी इन नोटों के ढेर को देखे, फिर उसके बाद बताएं कि नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। ये पीएम मोदी ने भी उस वक्त ये ट्वीट किया। तो क्या कुछ कह रहे हैं इसके ऊपर पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं, आइए सुनते हैं। कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज है। और अब धीरे धीरे हल्के हल्के लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। इधर लाल डायरी का पन्ना खुलता है, गहलोत जी का फ्यूज उड़ जाता है। जादूगर की जादूगरी लाल डायरी में दिखने लगी है। महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने 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 जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। मोदी ने इन लोगों के भ्रष्टाचार पर, बड़े बड़े घोटालों पर रोक लगा दी। उनकी कटकी बंद हो गई, मलाई मिलती नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके रहते उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 100 पैसा निकलता है तो गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। वो कौन सा पंजा था जो 100 रुपये को घिसता था और 15 पैसा हो जाता था? वो कौन सा पंजा ये रुपये मारता था? साथियों, आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण
और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। तुष्टीकरण ने भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। देश की एकता के रास्ते में, हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टीकरण की राजनीति। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता। हमारे साथ आलोक मेहता सर मौजूद हैं, अरविंद मोहन मौजूद हैं और साथ ही साथ रास बिहारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, आपसे शुरू करना चाहता हूं, मतलब इतना इजीली कि एक सांसद के घर से इतना ज्यादा कैश अलमारियों में रखा हुआ है, मशीनें मंगाई जा रही है, मशीनें खराब हो जा रही है, ट्रक मंगाया जा रहा है कैश लेने के लिए। और मोदी लगातार अपनी रैलीज में कहते रहे हैं, अब यही विपक्ष या यही कांग्रेस किस मुंह से करप्शन की बात करेगा, लोगों के बीच जाएगा? सचिन जी, देखिए, ये कितने वर्षों से लगातार, पिछले 10 वर्ष 9 वर्ष हो चुके पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, लगातार जब छापे पड़ते हैं तो कहते हैं प्रतिपक्ष का काम है। भाई 300 करोड़ 250 करोड़ नकदी मिलना, आप इससे अंदाज लगाएं कि सारे जो खजाने भरे हुए हैं, और ये शराब घोटाला दिल्ली, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और सबका पैसा इकट्ठा होकर, हाँ जी हाँ, और इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो अभियान चलाया गया है वो ठीक है। लोग उसको असहमत हो सकते हैं, साहब प्रतिपक्ष के लोग, अरे प्रतिपक्ष नहीं, वो सत्ता में रहे हैं, आज भी सत्ता में हैं, और वो सारा पैसा इकट्ठा करके चुनाव में कर्नाटक में खुद जो पार्टी विजयी हुई है उनके नेता ने दिल्ली में कर्पूरी ठाकुर स्मृति के समारोह में अभी पिछले महीने उन्होंने ये कहा कि साहब यहाँ तो 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया एक कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च किया गया, 50 करोड़। अब आप बताएं कि उन्हीं की पार्टी के नेता दिल्ली में आके जब कह रहे हैं तो मानिए कि ये पैसा इसी तरह से भरा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की बात कही है, उन जनता में उनकी विश्वसनीयता और आगे लोकसभा का शंखनाद भी है कि देखिए, भ्रष्टाचार के लिए ही तो हटाने के लिए उनको लाया गया। देश के हर कोने में, बंगाल से लेके, बंगाल की बात मत भूलिए, बंगाल में, पंजाब में, जहां जहां ऐसे सब धंधे, काले धंधे, काला धन, लोग पूछते कहां काला धन, अरे भाई उसका हिसाब लीजिए, रिजर्व बैंक से पूछिए कितना खजाना में आ गया, कितने लाख करोड़ तो जब्त हो चुके हैं। जो विजय मल्ल्या और जो भागे हुए हैं वो तो ब्रिटेन के कानून है, वहां पैसा दीजिए, वो प्रतिपक्ष नेता कल वहां भी जाकर के रह सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है। वहां तो कहते भाई आप लाइए 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ दे दीजिए और आप यहाँ सिटीजनशिप ले लीजिए। तो उसमें फिर सरकार क्या करेगी, वो तो वहां का नागरिक बन के वहां के कानून से बचता रहता है। तो असली बात यही है कि ये कांग्रेस के सांसद के घर मिलना, ये पैसा, प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हाँ इसकी जांच होनी चाहिए, ये ऊपर के जो हाईकमांड के नेता है, और अभी राजस्थान में सरकार थी, मैंने पहले भी अपने चैनल पे कहा कि जो वसूली नेता थे उनकी वजह से पार्टी हारी। गहलोत के ऊपर यही प्रेशर था, इतना करोड़ पार्टी के लिए लाइए, कहां से लाएंगे, जनता से इकट्ठा ही होगा ना। वो वही लोगों का पैसा है जो व्यापारियों का होता है, किसी का दुकानदार का होता है, किसी गरीब रिक्शे वाले से भी रिश्वत का है। मतलब ऐसा है कि कोई किसी तरह की कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई शिकन ही नहीं है रास बिहारी जी, कि कोई फिक्र, चिंता, शिकन ही नहीं, कि मतलब ठीक है
दबाए जा रहे हैं पैसा, बनाए जा रहे हैं पैसा, हो रहे हैं एक के बाद एक घोटाले। के कविता हो, अभिषेक बनर्जी हो, संजय राउत हो, हेमंत सोरेन हो, मनीष सिसोदिया हो, नवाब मलिक हो, सत्येंद्र जैन हो, लेकिन सब कह रहे हैं कि भैया विक्टिम हम हैं। देखिए, इस बार के विधानसभा चुनावों में ये मुद्दा बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते थे कि हमारा मुकाबला ईडी से है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते थे हमारा मुकाबला ईडी से है। तो जनता ने कांग्रेस का सफाया करके ये जता दिया कि नरेंद्र मोदी जो कार्रवाई कर रहे हैं, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई पर मोहर लगाई है। खास तौर पे जैसे आलोक जी बंगाल की बात कर रहे थे, बंगाल ने तो सीबीआई जांच का भी अधिकार कहीं से छीन लिया। जो भी वहां जांच चल रही है वो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चल रही है कि सरकारें अपने यहाँ पर भ्रष्टाचार करके और सीबीआई की कार्रवाई से भी बचना चाहती हैं। अगर सबसे ज्यादा अगर कोई गिरफ्तार हुआ है, सबसे ज्यादा अगर पैसा कहीं हुआ है तो बंगाल में हुआ है। बंगाल सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद सब जेल में रहे हैं। और इतना ही नहीं, वहां पर जितने बड़े घोटाले हुए हैं, चाहे वो शारदा वैली घोटाला हो, चाहे रोज वैली घोटाला हो, और आजकल तो हर महीने एक नया घोटाला हो रहा है। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल तो घोटालों का प्रदेश बन गया है। अभी भी उसके कई मंत्री जेल में हैं, विधायक गिरफ्त में है, लगातार छापेमारी हो रही है, तभी तो संपत्ति बरामद हो रही है। ईडी सीबीआई को घुसने नहीं देते, तभी तो ईडी सीबीआई के सामने जो है वो और धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की खुद एक आईपीएस अधिकारी की पूछताछ को लेके धरने पर बैठी थी। तो अब ये एक ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर जो भी उनका अभियान है वो जारी रहेगा, और वो इस वाले में झुकने वाले भी नहीं है। और हाल फिलहाल में जो भी संपत्ति पकड़ी उससे उन्होंने तो और ज्यादा जोरदार। ठीक है, तो क्या मैं ये मानूं 2024 पर ये सबसे बड़ा प्रहार है? सिर्फ एक भाषण तक नहीं था हिमांशु भट्ट, सिर्फ एक भाषण मात्र नहीं था। भले वो राजस्थान जा करके लाल डायरी हो, झारखंड जा करके महादेव ऐप का मुद्दा उठाना हो, घमंडिया गठबंधन में लोगों को ये बताना हो कि भैया ये सब जो तमाम नेता हैं एक एक करके सारे घोटाले में फंसे हुए हैं। भले वो हेमंत सोरेन का नाम लेना हो, तमाम घोटालों का नाम लेना हो, केजरीवाल के 2 साथी जो हैं जेल में हैं। तो 2024 के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है, पीएम ने ये टोन सेट कर दिया है। अब सामने वाले जो खड़े हैं उनके पास क्या है विकल्प? नहीं, ये तो टोन सेट हो गया ना। उन्होंने तो 3 बातें कह दी, भ्रष्टाचार की बात कह दी, अपीसमेंट तुष्टीकरण की बात कह दी, परिवारवाद की बात कह दी। ये 3 उनके मुख्य मुद्दे रहेंगे। और ये अभी से पता चल रहा है। देखो, लाल डायरी की बात हुई और अब जब प्रजा ने कांग्रेस को नकार दिया, यहां पर महादेव ऐप की बात हुई, प्रजा ने कांग्रेस को नकार दिया। इसका मतलब सीधा होता है अब प्रजा ये एक्सपेक्ट करेगी ना, प्रजा ये एक्सपेक्ट करेगी कि इनके ऊपर क्या कार्यवाही की जाएगी। शायद यही वजह है, समझिए आप, शायद यही वजह है कि राजस्थान जैसे राज्य के अंदर वसुंधरा राजे कितना भी मत्था पछाड़ ले, उनको चीफ मिनिस्टरशिप नहीं मिलने वाली। ये देखिए, सब जुड़ी हुई बातें हैं। लाल डायरी के पन्ने एक एक खुल रहे हैं। जैसे मोदी जी ने अपने ही खुद के भाषण में कहा था, 2 और लोग फंस जाते हैं। और आप देखें तो जैसे मैं आपको इट्स अ वेरी बैड सिमिली दैट आई एम गोइंग टू गिव। मैं बहुत खराब चीज बोलने वाला हूं, मगर आपको ताज्जुब होगा साहब, भारत विश्व के अंदर 7वें या 8वें नंबर पर है जहां तक गोल्ड रिजर्व की बात है। जी जी। मगर अगर आप घरेलू गोल्ड को ले लें तो भारत के पास इतना सोना है आज विश्व में कहीं नहीं है। यही बात पैसों की हो जाएगी। ये गंदी सी मिली है, मुझे पता है कि ऐसे कंपैरिजन नहीं होता, मगर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इतने लाख करोड़ जमा हो गए तो आप सोच के रखिए, अभी जब हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई राज्य से, और वो भी विपक्ष वाले राज्य से ही मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, मगर जो राजीव जी ने कहा था ना, वो कांग्रेस के शासन में तो बहुत सही था, और वो रफ्तार सर अभी वो तो तक इकोसिस्टम बना लिया ना,
भाई अगर ये ये नोट सिस्टम इस बन तरीके गया से है, तो जबकि इकोसिस्टम बना लिया भाजपा के राज भैया में रुपया भी भेजते हैं तो 15 पैसे बच जाते हैं, बाकी जो 15 है पैसे जाते हाँ हैं। बाकी जो 85 पैसे हैं वो लूटो खाओ, और वही 85 पैसे के नोट जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। ये तो इकोसिस्टम बना लिया कि भैया अगर सफेद कुर्ता पहन लिया तो हमारी ये गारंटी है, हम तो करप्शन कर ही सकते हैं। दूसरी जो हमारी अगेंस्ट पार्टी है वो जब आएगी तब म्यूचुअल हम एक दूसरे के ऊपर ना वो कार्रवाई करेगी ना मैं कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई अब हो रही है तो देखो, यही इसलिए तो हुआ तिलमिलाहट गहलोत जी है। के राज में। गहलोत जी के राज में आप देखिए वही तो हुआ, एग्जैक्टली वही चीज हुई। और जिसकी वजह से सचिन पायलट जाहिर में मांग करते रहे इसकी, सत्याग्रह पे जाके बैठ गए। ये क्या दर्शाता है? मोदी जी की बात को वैलिडेट कर रहे थे वो, भले कांग्रेस में रहे हो, मोदी जी की बात को वैलिडेट कर रहे थे एक तरह से। तो मेरा वो चार- कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जब करोड़ों कैश लोगों को दिखते हैं तो समझिए कितने करोड़ अभी तक नहीं पकड़े गए हो। आई एम गोइंग ओनली ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स कि अगर समझ लो 508 करोड़ का घोटाला मोदी जी जाके बैठे बोलते हैं महादेव ऐप में, अंडर द ब्रिज कितना पानी गया होगा। जब लाल डायरी की बात होती है तो ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के हाई कमांड के पास इतने 100 करोड़ गए और पीएम ने इसको मेंशन भी किया। कांग्रेस के कार्यक्रम चलाने के लिए इतने पैसे दिए गए। आलोक जी फिर कितना उनका मुश्किल हो जवाब जाएगा कौन अब? देगा? अब ये गठबंधन जो है आनंद फानंद में बैठक भी बुलाई गई है, अब कैसे 2024 के लिए मुझे लगता है कि पीएम ने सेट कर दिया कि सबसे बड़ा जो टोन है वो करप्शन ही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। वो भले किसी भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, इस तरीके से। और सबको पता है कि देखिए यहाँ पर कार्रवाई एजेंसीज कर रही है और एजेंसीज को खुली छूट है, वो जो सवाल उठाते थे। 2000 की नोट जो है ना, 2000 की नोट को बाहर आलोक, निकाल दिया। हाँ ठीक आलोक सर, ठीक है हिमांशु भाई आता हूँ आपके पास। हाँ। सचिन जी देखिए, जिस तरह से नोटबंदी हुआ पिछले चुनाव में, तो उत्तर प्रदेश में जिनके पास कितनी बेचैनी थी चुनाव के पहले, बिहार में कितनी बेचैनी रहती थी, वही बात। और ये भी अभी ये कहना, मैं अभी फिर से संशोधित करूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में ऐसा नहीं है कि भाजपा शासित राज्य में जो अफसर गड़बड़ किए, इंजीनियर कोई गड़बड़ किया, चपरासी किया, उनके यहां से भी नोट छापे मारे हैं। ये भी मैं साफ करना चाहता हूं कि कोई जो कहते हैं कि हाँ ऊपर के किसी नेता पर आया था तो मंत्री तुरंत हटा दिया जाता, लेकिन नीचे हाँ अफसर भी नहीं कर रहा है, तो इतनी पैनी निगाह ईडी, इनकम टैक्स सबको दिया गया है चार्ज, और कहा गया कोई भी पैसा यदि आता है, लेकिन हाँ ज्यादा इस तरह का। देखिए मेरे पत्रकारिता में 50 साल से ऊपर हो गए और मैंने ऐसे ट्रेजर देखे हैं कांग्रेस बीजेपी पार्टियों के, जिनके पास अलमारी में कुछ पैसा रखा हुआ है, जो आया 2 लाख 1 लाख दे दिया, फिर 50,000 दे दिया। अब लेकिन जो भंडार अब मिल रहे हैं, हाल के वर्षों में जिस तरह से लूट खसोट हुआ है, पहले भी होता था, मैं नहीं कह रहा हूं, सीबीआई के पास पहले भी होते थे मामले, लेकिन मान लीजिए उस समय इकोनॉमी उतनी नहीं थी। अब तो लगता है कि धंधों से विदेशी पूंजी और फिर यहाँ की पूंजी विदेश में। अच्छा, कांग्रेस का राज्यसभा सांसद वो भी शराब की कंपनी से जुड़ा हुआ, उधर शराब घोटाला क्या है वो एक अलग चीज है, लेकिन कांग्रेस का राज्यसभा सांसद धीरज साहू और इस तरीके से करप्ट और इस तरीके से जो है कैश की बरामदगी होना, ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस को पता ही नहीं होगा? और ये खाली धंधे का पैसा नहीं है, मैं सचिन जी इसको संशोधन, इसलिए भी जांच का विषय होगा, ईडी जांच करेगा कि ये पैसा करप्शन का पैसा। देखिए दुकानों में पहले भी मैं वर्षों से आश्चर्य करेंगे आपने, मैंने 85-86 में स्टोरी एक बार की थी ऐसी, और मुझे बड़ी धमकी मिली थी कि ट्रक से कुचल देंगे, कि कैसे किसी हलवाई के नाम पर, रेस्टोरेंट के नाम पर, उस जमाने में तो छोटा था, तब तो इकोनॉमी 91 के पहले की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि होता यह है कि शराब के नाम पे, अरे पैसा तो शराब का है, हो सकता है कि ये पैसा कई राज्यों से इकट्ठा करके या कई राज्यों में भेजने के लिए, कर्नाटक जैसा मैंने उदाहरण दिया, अभी चुनाव में भी तो यही तो छत्तीसगढ़ मुश्किल आई, वो पैसे के बल पर किसी को खरीद करके वोट नहीं ले पाए, अब मशीन पर डोज डाल दिया, मशीन खराब है। अरे कर्मचारी तो आपके दफ्तर के वहीं के थे, छत्तीसगढ़ सरकार के। चुनाव आयोग के पास ऐसी मशीनें नहीं है कि हर राज्य में 10-10 हजार आदमी भेज देगा मशीन के लिए। मशीन भी, और कांग्रेस रिजीम में बड़े बड़े चुनाव आयुक्त आ चुके हैं। तो ये जो आपने ठीक कहा कि पैसा कांग्रेस के सांसद राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ जहां खदाने हैं, तेलंगाना, आंध्रा, जो खदानों से जो पैसा अरबों रुपए आता रहा है, कोयला खानों में कोयला घोटाला आप भूल रहे हैं क्या? वो भी कांग्रेस जमाने का था, जिसमें करोड़ों खा करके जेल में भी लोग गए, कई मंत्री नहीं गए, लेकिन फिर भी देखा जाए तो वो पैसा भी ऊपर आया। और ये पैसे से विदेशों में जो परिवार के लोगों ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूं,
जिन लोगों ने विदेशों में खरीद लिए हैं अपार्टमेंट्स, बंगले, उस सब का भी हिसाब किताब आने वाला है अगले महीनों में। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि देखिए बड़ी तकलीफ होगी, ये चुनाव तो जीत गए हैं। आप याद करिए वीडियो में अपने यहाँ बीजेपी की मीटिंग में जहां पर वो सत्कार हो रहा था, उन्होंने कहा मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, कष्ट तो बहुत होगा। अब वो सबूत होंगे और अदालत छोड़ दे। अदालत कहेगी 300 जाहिर सी रुपया बात तो है, ऐसे ही दाद में लाए कहीं से। भाई अगर आपने नहीं किया लेकिन कोई ये पैसा करप्शन, कांग्रेस अदालत छोड़ नेताओं दे। का है। क्यों सत्येंद्र जैन जेल में है, क्यों यहाँ पर मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में है, क्यों यहाँ पर बाकियों तक ईडी पहुंच जाती है। मनसुख सोरेन कहते हैं आज नहीं बात करूंगा, कल बात करूंगा। अभिजीत बनर्जी, उसके ऊपर इतना बड़ा घोटाला, शारदा घोटाला, तमाम तरीके की बातें। लेकिन रास बिहारी जी, कम से कम इन 3 चुनावों ने एक चीज तो रिफ्लेक्ट की है कि करप्शन इज एन इशू। ये मेरा पैसा है, लोग जानते हैं। ये जो अलमारी में भर करके बैठा है 400 तो दिख रहा है, 4000 करोड़ होगा शायद, और ये टैक्स पेयर्स मनी है। और कितनी पैरेलल टैक्स पेयर्स मनी का ऐसा ही पैसा जो है साथ यहां पर ब्लैक करेंसी के माध्यम से चल रहा है। अगर वो आ जाए यहां पर मुख्य धारा में, तो भारत तो कब का तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए। अब यहां का युवा, यहां का वोटर ये चीज बखूबी समझ रहा है, सिर्फ जुमला नहीं है कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जो बात कही थी, उनका आशय ये था कि विदेशों में इतना काला धन जमा है, अगर ये धन इस देश में आ जाए तो हर मतदाता को 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। अब कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने से 15 लाख रुपए कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, एक जुमला साबित किया। लेकिन अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, अगर उसमें आप बरामदगी देखेंगे, काले धन की बरामदगी, शराब की बरामदगी, तो अब तक के चुनावों में सबसे ज्यादा हुई है। लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का काला धन बरामद किया गया है। तो चुनाव आयोग भी ऐसा नहीं अपना काम कर रही है। और खासतौर पे जिस तरह से आलोक जी बता रहे थे कि भाजपा शासित राज्यों में भी कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे अफसर पकड़े गए हैं जो कोई जूनियर इंजीनियर था जिसके पास में करोड़ों की संपत्ति थी। बहुत सारे ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी लगातार अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को और अपने जो भी भाजपा के जनप्रतिनिधि, उनको भी लगातार चेताते रहते हैं कि आप भ्रष्टाचार से दूर रहें, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को तेज करें। तो ये तो तय है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और ये जो बार बार विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई हमारे पीछे लगा रखी है, तो ये ईडी और सीबीआई की कार्रवाई और तेज होगी। खास तौर पे ईडी की कार्रवाई तो और तेज होने वाली है, जैसी है उसमें बहुत सारे बड़े लोग लपेटे में आने वाले हैं, कुछ आए हैं, और भी कई राज्यों में कार्रवाई होने वाली है इस तरह की बात है। क्योंकि ये देश भी जानता है, देश का युवा भी जानता है, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं। और हमने उस दिन भी एक चीज़ कही थी ना, बात होती है क्रेडिबिलिटी की। अब खुद के खिलाफ 0 करप्शन चार्जेस, पूरी कैबिनेट के खिलाफ 0 करप्शन चार्जेस। अब वो व्यक्ति खड़ा होकर के अगर मंच से कह रहा है कि भैया भ्रष्टाचारियों को बख्शूंगा नहीं, वो जो क्रेडिबिलिटी होती है ना, वो क्रेडिबिलिटी जब तस्वीरों में बदलती, वो ये होती है। जिस तरीके से धीरज साहू के यहाँ छापेमारी और जो बाकी तमाम नेता विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि भैया हमारे पीछे ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, तो उनको सोचना पड़ेगा कि भैया सामने पाला किससे पड़ा है। 0 करप्शन। अगली स्टोरी का रुख करेंगे। आप तीनों मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गई है चर्चा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। पहले शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, अब कहा जा रहा है कि सोमवार। लगातार एक के बाद एक दिन टलता चला जा रहा है। विधायक दल की बैठक कल हो सकता है कि कुछ राज्यों में मुमकिन है, कहीं कहा जा रहा है कि ये ट्यूसडे तक होगा इसका ऐलान। पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं, लेकिन अंदर खाते चल क्या रहा है, पहले कुछ ये पॉलिटिकल बाइट सुनते हैं, फिर वापस आते हैं। अगर कांग्रेस नहीं करती 5-6 दिन तक, पता नहीं क्या क्या चिल्लाते लोग, आपने फूट है, झगड़े हैं, ये है वो है। अब इनको पूछो आप क्या है, आपके वहाँ क्या है। 6 दिन हो गए हैं। कल भी जो हत्या हुई थी जो गोगा मेडी की, उसके लिए मुझे लिख के भेजना पड़ा है भारत सरकार को, मेरे साइन से गया है। इसकी जांच एनआईए लेती तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि नए मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए था, क्योंकि कार्यवाहक बना रखा मुझे गवर्नर साहब ने। जब तक नया शपथ नहीं ले तो मुझे वो कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी इनका फैसला हो और
अब इनकी पोल खुलती जा रही है। तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7-7 दिन तक, तुम काहे की बात करते हो कि हमारे पार्टी में अनुशासन है। चाल चैते चेहरे तो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं देश के सामने। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल निर्धारित हुई है। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, ये विधायकों की बैठक लेंगे। हमारे प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और नितिन नवीन जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। तो कल पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। बहुत जल्दी आ जाएगा, बताएंगे। छत्तीसगढ़ अभी छत्तीसगढ़ का जब प्रवास होगा उस समय इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद में दल फैसला करता है, विधायक दल फैसला करता है। आलोक जी, अब तो थोड़ा सा जो है तंज आने लगे हैं, क्योंकि शायद इस रेस में तो मुख्यमंत्री बनाने की रेस में तो कांग्रेस आगे निकल गई। रेवंत रेड्डी भव्य समारोह किया ग्राउंड में, यहाँ अभी तक नाम तय नहीं है, चेहरे बहुत सारे थे, तो क्या कहा जाए, थोड़ी सी किरकिरी हो रही है। सचिन जी, मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि मैंने सुबह के अपने प्रोग्राम में भी कहा था, और अशोक गहलोत तो पुराने मैंने वर्कर रहे हैं, वहां से वो मुख्यमंत्री बने, और मैं उनके साथ बहुत पुराना मेरा परिचय भी है, उनके प्रति बड़ी सद्भावना भी है। अभी पराजय के बाद तो मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन ये टिप्पणी करने से पहले, और चूंकि हो सकता है उस समय तो वो नहीं मंत्री बने थे ना सांसद बने थे, 72 में मैं दिल्ली में ही पत्रकारिता तब भी कर रहा था, और इतनी बुरी हालत हुई मध्य प्रदेश में लड़ाई की। श्यामाचरण शुक्ला और प्रकाश चंद्र सेठी के लिए वहां कई दिन तक द्वंद्व चलता रहा। श्यामाचरण ने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद प्रधानमंत्री निवास श्रीमती इंदिरा गांधी, फाइल उठा करके देख लें, उसके बाद यहां मीटिंग करना पड़ी। असंतोष तब ऐसा लगातार मैंने तो कितनी बार देखा है, कैसे बैठक रात रात भर होती थी, और किस तरह से उनका तेलंगाना में, और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये पार्टी में 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनता है। बहुत कम ऐसा हुआ है जब कोई कारण से बीच में कोई इस्तीफा दे दे या कोई असामयिक घटना हो जाए। अन्यथा वसुंधरा राजे 5 साल रही, रमन सिंह 15 साल रहे, शिवराज सिंह 18-20 साल, तब से अभी तक चली रहे हैं। बीच का छोड़ दिए जो कमलनाथ आ गए। ऐसा नहीं है कि कल बनाया उसको हटाया। एयरपोर्ट पर चीफ मिनिस्टर को राजीव गांधी ने हटाया था, ये भूल रहे। उसी आंध्रा तेलंगाना तब नहीं बना था। मैं तो सारे मुझे कहा नहीं, मैं तारीख इस समय टेलीविजन पर नहीं बता सकता, लेकिन ये कह सकता हूं कि 50 ऐसे मामले हैं। अच्छा, दूसरा इससे भी जोरदार है, मुख्यमंत्री बना दें उनकी तरह से जल्दबाजी में, और शिव कुमार क्या कर रहे हैं, वहां विद्रोह होने लगा। और इसके पहले अर्जुन सिंह को बनाने के वो जब आए और मंत्री की लिस्ट लेके फाइनल हाईकमांड के सामने, तो उनको तुरंत मुख्यमंत्री से ही हटा दिया। तो 4 दिन के लिए मुख्यमंत्री क्या वसुंधरा को या मैंने राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में बनाए बीजेपी, ताकि उनकी तरह किरकिरी हो। सर आपके गहलोत जी का जवाब नहीं दे रहा हूं, सर मैं कह रहा हूं, से बता रहा हूं कि भाई ये तो एक स्थायी मुख्यमंत्री हो, और सबकी यहां से हाईकमांड ने मन बना लिया, 2-3 नाम अपने तय कर लिए, और लोगों को एक आपस का एक मूड पता चल जाए, जबकि उनका मूड मालूम है। एक लाइन और कहूंगा, राजबहर जी अभी हैं, देखिए, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे राजस्थान में वसुंधरा नहीं हो, शेखावत हो, नए पीढ़ी के एक एक विधायक का नाम, उनकी परिचय जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास होगा, उतना शायद खुद के पास भी नहीं होगा। हो सकता है सचिन जी आपका भी बायोडाटा जितना अच्छा पीएम हाउस में होगा, वो आपको खुद भी पता नहीं होगा कि मुझसे कहा अच्छा हुआ था बुरा हुआ था। तो इसलिए ये गलतफहमी गहलोत जी को होगी कि देरी हो रही है। सही बात यह है कि एक अच्छे ढंग से निर्णय हो, और उसको कोई ऐसी सामने ना आए जो बाद में किसी को परेशानी। ठीक है राज बिहारी जी, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ ये कहा जा रहा है कि देखिए डिसाइड ही नहीं हो रहा, और दूसरा ये क्या इसका ड्रॉबैक, बिना चेहरे के चुनाव लड़ना, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन एक थोड़ी सी ये नहीं आ जाती है कि एक फटीग आ जाती है कि भैया अब तक तो जिस जोश में चुनाव जीते, जितने बड़े मार्जिन से जनता ने जिताया, अब तक तो काम पे उतर जाना चाहिए था। दरअसल अभी तक मीडिया में जिस तरह से खबरें आती रही हैं कि मोदी और अमित शाह ने सोचा हुआ कि कौन सीएम होगा,
ये उस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सोच विचार के और सभी जो जीते विधायक हैं उनसे विचार विमर्श करके ही अपना मुख्यमंत्री तय करेगी। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, वो जारी है और इतनी देर पहले भी हुई है। ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह से हुआ है। अगर आप देखेंगे 2014 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, खास तौर पे महाराष्ट्र और हरियाणा में, वहां भी एक लंबा समय लगा था मुख्यमंत्री तय करने का, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ये भी भारतीय जनता पार्टी में एक जो आंतरिक लोकतंत्र है उसकी प्रक्रिया के तहत ऐसा हो रहा है कि पार्टी के नेतृत्व के पार्टी में तमाम तरह के दावेदार आए हैं। मध्य प्रदेश में भी कई दावेदार हैं, छत्तीसगढ़ में भी कई दावेदार हैं, राजस्थान में भी कई दावेदार हैं और यह माना जा रहा है कि कोई सबसे योग्य, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री जनता को मिले। उसके लिए कि लंबी ये एक प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा समय लगा है। पहले ये लोकसभा भी चल रही है, जिसकी वजह से भी कुछ निर्णय लेने में देरी हुई होगी। अब पार्टी की तरफ से कल पर्यवेक्षक घोषित कर दिए गए हैं और शनिवार को 2 राज्यों में मुख्यमंत्री घोषित हो जाएंगे और सोमवार को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री घोषित हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस प्रक्रिया पर तंज करने के बजाय अपने अंदर क्या हो रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हिमांशु जी, क्योंकि पहले दिन से कहा जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि क्योंकि कंफ्यूजन, असमंजस या तय नहीं हो रहा है या फिर कौन किससे क्या बड़ा, इस तरह के शब्द मुझे नहीं लगता है कि भाजपा गठबंधन में चलते हैं। ये साफ हमने देख लिया इन चुनावों से। जैसे जो है अब पीएम तय करेंगे और ये तय करेंगे अमित शाह, ये फैसला भी हो चुका है। तो इसका मतलब फिर देरी किस चीज की? जो होगा सर्वमान्य होगा। नहीं, सर्वमान्य तो होगा, मगर 2-3 चीजें एक्चुअली मेरे हिसाब से राजनीतिज्ञों की दृष्टि से देखें, अगर हम पीएम और एचएम की दृष्टि से देखें तो ध्यान में रखने की जरूरत है। आज का समय ऐसा है जहां मैं भी थोड़ा इससे यही बारे में मानता हूं कि राजस्थान जैसे सरहदी राज्य के अंदर और पिछले 5 साल में जहां पर देश विरोधी प्रवृत्तियां होती रही है, वहां पर यू नीड समवन हु इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। कम से कम उनका डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए कि जो ये विघटितकारी संगठनों को, विघटित करने वाली शक्तियों को बराबर सही तरह से डील कर चुके। और अभी तो वो कुछ फैसला ले, उससे पहले एक बड़ा हत्याकांड जयपुर में हो जाता। देखिए उसके तार भी कहां जा रहे हैं, मैं आज कोई कमेंट करने वाला नहीं हूं, मगर काफी लोगों को पता है उसके तार कहां तक जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरहदी राज्य के अंदर अभी ये रियलाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज में होना बहुत जरूरी है कि देश की सुरक्षा सबसे बड़ी है। और वहां पर जब जाहिर के अंदर जब हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर, हमारे विजुअल मीडिया के ऊपर हमने वो विजुअल्स देखे हैं सरतन से जुदा वाले, तो इसको हम कतई सहन नहीं करेंगे कि कोई थोड़ा सा वीक भी चीफ मिनिस्टर आ जाए। भाजपा की जवाबदेही दुगनी हो जाती है। और जहां तक यू आर गोइंग टू हैव अ चीफ मिनिस्टर, यू आर गोइंग टू हैव अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का काम मुख्यतः होम सुरक्षा को देखने का होगा। तो मुझे यह ताज्जुब नहीं होगा कि जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स बनेंगे, या झारखंड में भी देखिए वहां भी कोई आईपीएस, आईएएस, कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट कि जो इन सब चीजों को जो बचा कुचा है उनको निपटा सके। तो ये जो विलंब हो रहा मेरी दृष्टि से, तो ये विलंब बहुत समझबूझ के हो रहा। और दूसरी बात यह है जो मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि ये दिन कुछ ऐसे आ गए हैं कि संसद के अंदर ऐसी गतिविधियां चल रही है जो आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और भाजपा के कई सांसद चुनाव जीते हैं, उनसे राजीनामा भी लिया जा रहा है। तो काफी चीजें इकट्ठी हो गई है। तो यह कोई इतनी ज्यादा देरी नहीं हुई। बाय दिस वीकेंड वी विल बी क्लियर अबाउट दिस।
तो मैं तो ये मानता हूं कि अब जो चुनाव होगा, अब जो चयन होगा मुख्यमंत्री का, डेप्यूटी मतलब एचएम का, एसेंशियली देखें तो एचएम, वो एकदम जो चुने हुए विधायक है उनकी मर्जी से होगा, और लेकिन उनकी मर्जी के साथ में ऊपर से बोला जाएगा दिस इज नहीं, व्हाट मर्जी से। और दूसरा, जिस तरीके से देखिए ना सर आलोक जी, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों का इस्तीफा, सांसदों का इस्तीफा, उसके बाद उनको विधानसभा भेज देना, वो जीते भी हैं, मतलब कि एक केंद्रीय मंत्री को, पूर्व कृषि मंत्री को, तमाम लोगों को आप भेज देते हैं, कानून मंत्री को भेज देते हैं, आप जाइए जनता के बीच चुनाव लड़िए विधायकी का, और वहाँ पे आप जीतिए। कैलाश विजयवर्गीय वो तब जो है अब अपना चुनाव जीत भी जाते हैं। इसका मतलब इतने बड़े नेताओं को ये कह देना, जब उनको ये हुक्म जो है स्पष्ट है, तो यानी कि उनका भी कियारे बड़ा होगा। मुख्यमंत्री तो एक होगा, वो तो कोई चेहरा होगा, यानी आने वाले 2024 में एक में 29 सीटें हैं, एक में 25 सीटें, एक में 11 सीटें हैं, यानी कि इन बड़े नेताओं का भी भेजना तो एक बड़ी स्ट्रेटजी के तहत आपको क्या लगता है आलोक जी कि बीजेपी ये काम कर रही है इन चेहरों पर? देखिए, एक तो ये पार्टी अनुशासित है, दूसरा संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए हुए लोग हैं, उनके लिए पद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्या कहते हैं, भाई मैं पद के लिए नहीं हूं, जिसको जो करना है करे, मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, मैं जनता के लिए जो कर सकता हूं, गरीबों के लिए जो कर सकता हूं करूंगा, गरीबी मेरे ये एक जाति है। उन्होंने तो जातिवाद को और तुष्टीकरण की राजनीति को, मतलब सांप्रदायिकवाद को पूरी तरह से खत्म किया हुआ है। इसलिए ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो किया जा रहा है उसमें ऐसे नेताओं को भेजा गया कि ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी वहां की। और देखिए, मैं इसमें फिर से कहूंगा, ऐसा नहीं है कि पहली बार है, शिवराज सिंह जी भी सांसद भी रह चुके थे, कई बार कोई सांसद रहता है फिर विधायक हो सकता है, यदि अनुभवी नेता है, प्रशासन का अनुभव है। इसीलिए जब कुछ नए नाम आते हैं तो ये भी देखा जाता है कि कहीं, जैसे बालक नाथ का नाम आया तो मैंने यही कहा कि शायद इसीलिए उनका संभव नहीं होगा कि उनको बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव, वो सांसद भी उस तरह की नहीं, योगी आदित्यनाथ तो सांसद रहे थे, इसलिए उनके लिए फिर भी आप कह सकते थे जिनके अनुभव होंगे और प्रशासकीय अनुभव, चूंकि अब इस समय जैसा कह रहे थे हिमांशु जी, जैसलमेर जैसा इलाका है, छत्तीसगढ़ में नक्सली हैं, मध्य प्रदेश में भी कुछ आदिवासी इलाके हैं, कुछ ऐसे भ्रष्टाचार पुराने जो पाप कांग्रेस के जमाने में हुए हैं, उन पर आज भी उनको साफ करने के लिए कोशिश हो रही है। उनके लोग अधिकारी प्रशासन में भी कई गड़बड़ी करते रहे। कई लोग सोच रहे थे कि अब तो हम बस आए कमलनाथ और हम मंत्री बन जाएंगे। अब कैलाश विजयवर्गीय जैसा आदमी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, या प्रहलाद पटेल बन जाए, या ऐसा कोई व्यक्ति बने जो प्रधानमंत्री के पास सारी फाइलें लोगों की यदि आई हो कि भाई ये लोग गड़बड़ कर रहे थे और इसलिए ये पैसा पहुंचा रहे थे कांग्रेस के लोगों को, ऐसे अफसर, तो उनकी भी एक छुट्टी होने वाली है या उन पर और ज्यादा शिकंजा कसने वाला है। जाहिर सी बात है, पूरी सरकार बनती है, कैबिनेट है, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी है, और हमने देखा है कि जब भी बीजेपी के शासन में सरकार आती है, ये जो जिसे कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द अकाउंटेबिलिटी, जो सबसे बड़ी एक चीज़ होती है, वो इस कारण से, तभी मैंने कहा ना कि सांसदों का भेजा जाना, तमाम वो चीज़ें लाना।